नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल का एमसीक्यू ये स्टार्ट किया है और इसमें 25 क्वेश्चन है। कुल कितने प्रश्न हैं? कुल 25 प्रश्न हैं और ये 25 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न विभिन्न राज्यों के पीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है। ये सभी प्रश्न विभिन्न राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि तारे का रंग सूचक होता है। जो तारा होता है उसका जो रंग होता है, कुछ तारे होते हैं रेड होते हैं, कुछ होते हैं जो ब्लैक होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं तारा ब्लैक नहीं होता, सॉरी, कुछ होते हैं नीले होते हैं, कुछ होते हैं हल्के पीले। जैसे सूरज जो है हमारा पीला दिखाई देता है, सूरज भी एक तारा है। ठीक है, तो तारे का रंग सूचक है सूर्य की दूरी का या उसकी ज्योति का या उस पृथ्वी से दूरी का या फिर उसके तापमान का। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसके तापमान का। देखिए फ्रेंड्स, जो लाल तारे होते हैं, जो रेड होते हैं, उनका टेम्परेचर होता है लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस। जिन तारों का तापमान होगा वो रेड दिखाई देंगे, और जिन तारों का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसका वो तारा ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, और जो हमारा सन है, सन, इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए इस तारे का टेम्परेचर कैसा दिखाई देता है? येलो दिखाई देता है। कैसा? येलो दिखाई देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का व्यास है। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का व्यास पूछा गया है, तो ऑप्शन ए 8000 किलोमीटर है, या फिर 1,00,000 किलोमीटर है, या फिर सी 12,800 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो है ये राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं आंसर है इसका। तो अब हम आपको बता दें कि पृथ्वी का जो अक्ष ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 और जो भूमध्य रेखीय व्यास है, कैसा? भूमध्य रेखीय व्यास जो है, भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो कितना है? भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। तो इसका दोनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इन दोनों से भी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न 3, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो आपको बता दें, बुध एवं शुक्र जो ग्रह हैं इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन चारों ऑप्शन हमें देखना जरूरी है। पृथ्वी एवं बृहस्पति, पृथ्वी का एक उपग्रह है, बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। बुध एवं शनि, शनि के उपग्रह हैं, बुध का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। शुक्र एवं मंगल, शुक्र का नहीं लेकिन मंगल के फिबोस और डिमोस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी है तो बी सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बुध एवं शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अब देखिए, बुध जो है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, और साथ ही ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। और जो शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। किसके? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण इसी कारण शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी समान ग्रह कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को ही प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई? प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस पर CO2 जो है वो 98% CO2 गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। इसी के साथ ही शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह भी है। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में
सूर्य को समय लगता है। देखिए एक प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आकाशगंगा जो है हमारी मिल्की वे, जिसे यूरोप में मिल्की वे कहा जाता है, यूनान में गैलेक्सी कहा जाता है और हमारे भारत देश में आकाशगंगा कहा जाता है। तो इसको सूर्य का चक्कर लगाने में आकाशगंगा का सूर्य चक्कर लगाता है तो कितने दिनों कितने वर्षों में लगा पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? चले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़ वर्ष, या 10 करोड़ वर्ष, या 20 करोड़ वर्ष, या 25 करोड़ वर्ष। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष में सूर्य जो है आकाशगंगा का पूरा पूरा चक्कर लगा लेता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5 है, जून महीने में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, या फिर बी चेन्नई में, सी भोपाल में, डी दिल्ली में। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोपाल। अब भोपाल पे दिन की अवधि अधिकतम क्यों होगी? क्योंकि भोपाल जून महीना 21 जून आपको याद होगा, 21 जून जो है, 21 जून को सूरज कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर होता है। कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर होता है सूरज 21 जून को। तो जून के महीने में जो भोपाल है यहाँ पर दिन की अवधि जो होगी अधिकतम होगी, क्योंकि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल कर्क रेखा के समीप ही स्थित है, सबसे नज़दीक स्थित है भोपाल, इसीलिए भोपाल इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? तो देखिए सबसे कम दूरी और सबसे अधिकतम दूरी से प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 22 दिसंबर को, बी 21 जून को, सी 22 सितंबर या 3 जनवरी को। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 जनवरी। 3 जनवरी जिसे हम पेरीहिलियन के नाम से जानते हैं, पेरीहिलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेरीहिलियन के नाम से जानते हैं, या फिर इसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर। और इस दिन जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। अब ये तो नज़दीक की बात है, अब दूर की भी बात कर लेते हैं। तो दूर सबसे पृथ्वी किस दिन होती है? तो वो 4 जुलाई की तिथि होती है। कौन सी तिथि होती है? 4 जुलाई, अभी निकल गई है। 4 जुलाई की तिथि को जो पृथ्वी है सूर्य से सबसे दूर में स्थित होती है, इसीलिए इसको एपहीलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपहीलियन कहा जाता है। एपहीलियन को हिंदी में कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, ठीक है, ऊपर बन नहीं रहा लिखते। चलिए, तो 4 जुलाई की जो तिथि है, अभी मैंने आपको बताया 4 जुलाई की तिथि, इसको अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर 4 जुलाई को होता है, यानी कि पृथ्वी सूरज से सबसे दूर स्थित होती है। और उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है, यानी कि पृथ्वी जो होती है सूरज से सबसे नज़दीक स्थित होती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। जो नीचे 4 ऑप्शन है इनमें से किसकी बिग बैंग सिद्धांत व्याख्या करता है? तो ए स्तनधारी जीव की, बी हिमयुग, ये हम युग नहीं है, ये हिमयुग है, ठीक है, हिमयुग की, या फिर ब्रह्मांड की, या फिर महासागर की। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसको हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। ये जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। जॉर्ज लेमेतेयर ने ये सिद्धांत दिया था 1883 ईस्वी के आसपास, ठीक है, सॉरी 1894 से 1896 के बीच में इस पर बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था। और उसी समय ये बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा जो है वो क्या है? सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा ऑप्शन नंबर ए एक ग्रहिका है, या फिर एक ब्लैक होल है, या फिर एक पुच्छल तारा है, या फिर एक मृतप्राय तारा है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा है।
जो खगोल शास्त्र में सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। जब कोई तारा जो होता है उसमें भयंकर विस्फोट होता है, चारों तरफ उसका मलबा फैल जाता है, उसी को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। और ये जो सुपरनोवा विस्फोट होता है, इससे प्रकाश एवं विकिरण इतना जोरदार निकलता है कि कुछ समय के लिए जो होती है आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा को भी धुंधला कर देता है। तो समझ पा रहे हैं आप। तो सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? शून्य की खोज की। तो शून्य की खोज किसने की? रोमवासियों ने की, या फिर चीन के लोगों ने की, या फिर भारतीयों ने की, या सुमेरियों ने की। ठीक है। तो शून्य की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? शून्य की खोज की थी भारतीयों ने। किन्होंने की थी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ऑप्शन सही है, भारतीयों ने शून्य की खोज की थी। अब कैसे भारतीयों ने खोज की? आर्यभट्ट का नाम आप सबने सुना होगा, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। और इन्होंने अपनी इनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। ध्यान से सुनना, आर्यभट्टियम जो इनका एक ग्रंथ है, इसमें इन्होंने शून्य का सबसे पहले प्रयोग किया था, तथा घनमूल निकालने की पद्धति जो है वो भी इन्होंने उसका भी आविष्कार किया था। तो इन्होंने इसके साथ ही पाई जो होती है, पाई का मान भी दिया था। पाई का मान कितना दिया था? 3.1416। 3.1416 पाई का मान भी इन्होंने ही दिया था। किसने? आर्यभट्ट ने। तो प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। ऐसा कि अब आपको बता दें, महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी, अभी हमने इससे पहले भी सेम ऐसे क्वेश्चन देखा था, लेकिन क्वेश्चन का तरीका जो होता है वो चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ लिया जाता है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन से, या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, या हिमालय की उत्पत्ति से, या ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आपको फिर से बता दें, जॉर्ज लेमतेयर जो थे, जॉर्ज लेमतेयर ने ये सिद्धांत दिया था 1894 से 1896 ईस्वी तक। इस पर एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु, बी, कोपरनिकस, सी, टॉलमी, या डी, स्ट्रैबो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु जो थे ये एक यूनानी दार्शनिक थे। कहाँ के थे? यूनान के रहने वाले थे, इसीलिए इनको यूनानी दार्शनिक कहा जाता है। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है। क्या? पृथ्वी गोल है। इन्होंने एक अवधारणा दी जिसे अरस्तु उद्देश्यवादी अवधारणा कहा जाता है। तो अरस्तु उद्देश्यवादी अवधारणा जो है, इसको भी अरस्तु ने ही दिया था। इनके अनुसार जो है ब्रह्मांड है, इनके अनुसार ब्रह्मांड को उसके जो सृजन करता है, सृष्टि करता है, उसके द्वारा नियोजित माना गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी गोलाकार है, ये सबसे पहले किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। चलिए प्रश्न नंबर 12। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए, जेम्स जिंग्स ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी, एच ऑल्वेन ने, या सी, एफ हाइल ने, या फिर डी, ओ सिम्ट ने। तो इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर फ्रेंड्स इसका होगा, सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। तो ओ सिम्ट थे, इन्होंने सबसे पहले कहा था पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो कैसे हुई? गैस एवं धूल कणों से हुई है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूपी पीसीएफ, एमपी पीसीएफ, छत्तीसगढ़ पीसीएफ और राजस्थान पीसीएफ, सब में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है। और आईएएफ ये क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएफ 2001 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2001 में। प्रश्न नंबर 13। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जो जानकारी है सबसे पहले किसने दी? ऑप्शन नंबर ए क्या है? हरमन बांडी ने, या फिर बी, मेघनाथ साहा ने, या फिर डी, एफ चंद्रशेखर ने, या फिर डी, जे.वी. नरलिकर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रशेखर। इनका पूरा नाम था एस सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये भारतीय मूल के
भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट भी बताई थी, जिसे हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा भी इन्होंने बताई थी। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, चंद्रशेखर सीमा के विषय में अभी हम आगे बताएंगे। और लेकिन आपको ये बता दें कि इनको 1883 ईस्वी में, कब, 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है, यह सीमा, ये की जगह यहाँ पर वह कर लीजिए, वह सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर सीमा, या एंडरटन सीमा, या हयाल सीमा, या डी फाउलर सीमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी थी। और वह सीमा जिसके बाद तारे जो होते हैं आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। इन्होंने बताया अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 mf से कम हो जाता है, तो वह अपनी जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको खो देता है। और उसको खोने के कारण वो व्हाइट ड्वार्फ, क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। और ये जो व्हाइट ड्वार्फ है इसी को जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फॉजल स्टार। और जब ये श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ जो होता है ठंडा होकर काला वामन बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है, तो इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो अगर कोई भी तारा है उसका जो द्रव्यमान है 1.4 mf का मतलब यहाँ पर है मास ऑफ सन। ठीक है, मास ऑफ सन। तो 1.4 mf से जब नीचे हो जाता है तो वो श्वेत वामन में बदल जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो चंद्रशेखर सीमा इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है, तो निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूरज के द्रव्यमान से 1.4 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर है, आपको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, एफ चंद्रशेखर। अभी हम आपको बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन, या एच जे भाभा ने, एफ चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने। इसका सही आंसर हो जाएगा एफ चंद्रशेखर ने। देखिए एक बार अगर आपने पढ़ लिया चंद्रशेखर लिमिट तो कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो क्योंकि उसी से ना जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, श्याम विवर, यहाँ पर श्याम विखर नहीं है, श्याम विवर। ठीक है, श्याम विवर क्या होता है, इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद में ये क्वेश्चन समझ आएगा। कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं होता है श्याम विवर से, क्या यह सही है, गलत है। पराबैंगनी किरणों को पार रक्त किरणों में होगा देता है, बदल देता है। ठीक है, सी ऑप्शन है, सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। या फिर डी एक काल्पनिक विचार है श्याम विवर। देखिए श्याम विवर कोई काल्पनिक विचार नहीं है। ठीक है, श्याम विवर कोई भी काल्पनिक विचार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जितने भी इसके पास से विकिरण गुजरेंगे उन सबको ये क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा अपनी ओर, अवशोषण कर लेगा। ठीक है, तो इससे चाहे जितना भयंकर प्रकाश हो वो कभी भी इससे होकर गुजर नहीं सकता, कभी भी गुजर नहीं सकता है। तो इतना ये, इसी को श्याम विवर को ही कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं, ब्लैक होल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में, हमारी आकाशगंगा को केंद्र की परिक्रमा करने में उनको समय लगता है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है। इसका ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा,
प्रश्न नंबर 18 जो है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में यहाँ पर होगा सूर्य। क्या होगा? सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष लगता है, 10 करोड़ वर्ष लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है या 50 करोड़ वर्ष लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 25 करोड़ वर्ष लग जाता है हमारे सूरज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। प्रश्न नंबर 19, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, खगोल शास्त्र, बी कृषि, जेनेटिक्स या एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगोल शास्त्र के अंतर्गत हम लोग व्हाइट ड्वार्फ के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसे हम कहते हैं श्वेत वामन। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। निकोलस कॉपरनिकस क्यों प्रसिद्ध हैं? ए, दूरबीन के आविष्कार के लिए, या फिर यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है। या फिर कैलकुलस की खोज के लिए, या फिर मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बताने के लिए कि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। ठीक है। तो निकोलस कॉपरनिकस ने ये बताया था कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का एक मुखिया है और जितने भी ग्रह हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 21, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? ए, न्यूटन ने, न्यूटन तो गलत हो गए। गैलीलियो ने, इन्होंने बाद में बताया तो ये भी गलत है। सी, पार्डनी ने, ये तो बिल्कुल गलत है। डी, कॉपरनिकस, जी हाँ, डी कॉपरनिकस, यानी कि कॉपरनिकस ही इसका सही आंसर है। कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि हमारा सौरमंडल का केंद्र सूरज है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। साथ में ये भी बताया कि पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। प्रश्न नंबर 22, देखिए ये कूट का प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में कई बार पूछे जाते हैं। देखते हैं, वर्ष 1998 में एक नियोनिड उल्का दिखाई दिया था 1998 में। ठीक है। तो उसके विषय में 4 कूट दे रखे हैं, कौन कौन से सही हैं इसको आपको बताना है। तुला तारामंडल में घटने वाली एक परिघटना थी। तो जो है एक परिघटना जो 33 वर्ष बाद फिर घटी थी। 3 जो है एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा हुआ है। 4, एक टूटते तारे की घटना थी, एक टूटते तारे की परिघटना थी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कौन सा होगा? ये ए वाला जो है ये गलत है, एक वाला। तो बाकी 2, 3 और 4 ये सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें 2, 3, 4 वाला ये वाला सही है। ठीक है। तुला तारामंडल से नियोनिड उल्का नहीं संबंधित है। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने, या फिर बी, मिल्टन मिलिन कोलिच ने, या फिर सी, जॉर्ज सिम्पसन ने, या डी, टीसी चैम्बरलिन ने। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिल्टन मिलन कोलिच ने ये बताया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ये किसका मत था? तो ए, आर्यभट्ट, बी, ब्रह्मगुप्त, या सी, वराहमिहिर, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वराहमिहिर जो थे इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। वराहमिहिर जो थे ये भारत के थे और ज्ञातव्य है कि आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिक आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन वराहमिहिर ने अपनी बृहत संहिता में और पंच सिद्धांतिका जो है इनकी 2 रचनाएं हैं, जिनमें से इन्होंने बृहत संहिता में 4 वर्णों के साथ साथ
इसकी भी ये भी जानकारी दी थी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इनकी दो जो रचनाएं हैं उनमें से एक है बृहत संहिता और दूसरी है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, ठीक है। तो इन्होंने बृहत संहिता में इसके विषय में जानकारी दी थी कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। मेफान की खोज हिडेकी योकावा ने किया। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो मेफान की खोज हिडेकी योकावा ने किया, ये तो सही है। और हिडेकी योकावा जो थे ये जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के एक वैज्ञानिक थे। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन ने एवं यूएफ हैम ने की, ये भी सही है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच बेथे ने की, तो ये भी सही है। और ए बी सी तीनों सही है। तो जाहिर सी बात गलत कौन सा होगा? परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने किया, ये गलत है, ये गलत है। एनरिको फर्मी ने क्या किया था हम आपको बता रहे हैं नीचे। एनरिको फर्मी ने विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। और ये कहाँ पर? शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया था। शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया था, ठीक है। और ये जो नाभिकीय रिएक्टर था ये विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और बहुत अच्छी लगी होगी आज की हमारी ये क्लास। तो इसी प्रकार की डेली MCQ पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करने के साथ ही वीडियो को शेयर भी करना है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से ये PDF और उसके बाद में ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो धन्यवाद करता हूँ देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।